नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का समय है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स का और बदलती जीवन शैली के दुष्प्रभाव जो है ना सबसे ज़्यादा पड़ा है अपने शरीर के वजन पे यानी मोटापे पे। और यही कारण है कि जैसे जैसे वजन बढ़ता है जितनी भी और बीमारियां हैं, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, जितनी भी बीमारियां हैं वो सब ओबेसिटी से जुड़ी हुई हैं। और जब भी कोई पेशेंट का इलाज किया जाता है, चाहे वो ऑपरेशन हो या साधारण कोई भी इलाज हो, तो उसमें मोटापे का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सर्जिकल आउटकम हो तो भी मोटापा तकलीफ़ देता है, या मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें उसमें भी मोटापा तकलीफ़ देता है। जी हाँ, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कि ओबेसिटी या मोटापा किन किन कारणों से होता है और इसके अंदर क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और मोटापा एक्चुअली कहते किसे हैं, हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत सक्सेना, जो कि सीनियर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एसएमएस में कार्यरत हैं। डॉक्टर पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसे मैंने डॉक्टर पुनीत कहा कि जब भी मोटापे की बात आती है तो कोई भी डिजीज़ हो उसका आउटकम डिफ़िकल्ट हो जाता है, चाहे मेडिकल डिजीज़ की बात करें या सर्जिकल की बात करें, ऑपरेशन की बात करें। डॉक्टर आगे एक ही चीज़ कहता है कि सब मोटापे की वजह से कहीं तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं। आपका क्या मानना है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिनका आपने अभी नाम लिया, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हों, चाहे वो पैरालिटिक अटैक्स हों, चाहे वो सर्जिकल प्रॉब्लम जैसे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हों या कैंसर्स हों या फैटी लिवर और लिवर फेलियर हो, इन सब का जो एक सीधा संबंध जो है वो है हमारे शरीर के वजन से एवं मोटापा जिसको हम कहते हैं, और हमारे शरीर में जो वसा जम जाती है, जो फैट डिपोजिशन हो जाता है, उससे इनका सीधा संबंध है। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों में जिस हिसाब से जो है एवरेज वेट जो है अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन दोनों का जो बढ़ रहा है, भारत में नहीं ग्लोबली भी बढ़ रहा है और भारत में भी बहुत ज़्यादा इसका इजाफा हो रहा है। तो उसकी वजह से ये जो बीमारियां हैं, जो मोटापे से जिनका संबंध हमने अभी बात की या जो उससे ज़्यादा जनित हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। डॉक्टर पुनीत, जैसे कहा जाता है कि मोटापा की शुरुआत तो बचपन से ही होती है। बच्चा जब होता है, जो चबी जिसको चाइल्ड बोलते हैं, कि बच्चा होता है तो पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं, पर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसका वज़न ज़्यादा है। लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे फूले फूले हों, गाल हों, पर यही जो मोटापा अगर आगे बढ़ जाता है, जब बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात आती है या डाइटरी पैटर्न्स की बात आती है, तो कई चीज़ें तकलीफ़ें बढ़ती जाती है। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी आज इंडिया में कहाँ प्लेस करते हैं? क्योंकि भाई आज की पॉपुलेशन क्या है, मेजर बच्चे 25 ईयर्स से कम मेजर पॉपुलेशन है इंडिया की अगर बात करते हैं। और ओबेसिटी, एक जब आप पढ़ते थे या पहले अपन देखते थे तो जो मेल नरिशमेंट के जो बच्चे होते थे तो वार्ड हुआ करते थे पीडियाट्रिक्स में, आज वो वार्ड ओबेसिटी की तरफ जाने लग गए हैं कि जो मेल नरिशमेंट तो ख़त्म हो गया, बेसिकली ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। क्या मानना है आपने बहुत सही सवाल पूछा। ये जब बेबी बॉर्न होता है या नवजात शिशु होता है, उसको एक चबी, यदि बच्चा अच्छा हेल्दी होता है तो माँ बाप और सभी जने बहुत खुश होते हैं कि ये बच्चा बॉर्न। बट यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो बेबी फैट होता है वो मेनली ब्राउन फैट होता है, जो कि हम देखते हैं कि जैसे पहले ही साल में जो होता है इन्फेंट जब वो बनता है और अपना इन्फेंसी ख़त्म कर रहा होता है, तो ये ब्राउन फैट धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। मगर ओवरऑल जो फैट सेल्स जो बर्थ पे होते हैं वो एक पोटेंशियल रिजर्वॉयर हैं कि बाद में जाकर के उनमें फ़ैट जमा होने के बाद वो सेल्स बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा वसा को अपने में समाहित कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो हमारा अभी नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे हुआ 19 से 21 के बीच में, NFHS 5 जिसको हम बोलते हैं, उसके आधार पर यदि हम बात करें तो चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। बच्चों का मोटापा जो है ऑलमोस्ट दुगनी रफ्तार पकड़ चुका है पिछले एक दशक के अंदर, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों की जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो वेट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है। इसके अलावा बच्चों में बॉडी शेप से लेकर के जो एक उनमें इम्प्रेशन होती है वो है। उसके अलावा उनकी जो रनिंग है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिवनेस जिसको जो हमको एक स्टूडेंट में चाहिए होती है, एक चाइल्डहुड में चाहिए होती है, वो नहीं मिल पाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आज का जो जीवन शैली के जो परिवर्तन बच्चों में सबसे ज़्यादा हुआ है। जो बच्चे किसी ज़माने में अपना बैग फेंक के सीधे ग्राउंड पे जाते थे,
वो पहली चीज़ तो होमवर्क बहुत बड़ा लेके आते हैं, दूसरी चीज़ इंडोर गेम्स पे ज़्यादा जाने लग गए जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, और जबकि गेम्स से केवल फिज़िकल ही नहीं, आपका मेंटल जो एक डेवलपमेंट होता है सबके साथ, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लग गया। जब ओबेसिटी की बात आती है तो लोग कहते हैं कि उसका वज़न ज़्यादा है, वो कहते हैं नहीं नहीं उसका पेट ज़्यादा है। तो एक्चुअल ओबेसिटी कहते किसके हैं, साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है ओबेसिटी? देखिए, ओबेसिटी जो है वो बेसिकली यदि लेमैन लैंग्वेज में हम बात करें जिसको हम मोटापा कहते हैं, वो वजन का अधिक होना है एक लिमिट से। तो इसके एक सेट क्राइटेरिया हैं जिसमें यदि हम ग्लोबली बात करें तो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड में जिसमें हम देखते हैं कि वाइट पॉपुलेशन है, जो कॉकेशियन पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, या जो ब्लैक पॉपुलेशन है जिसको अफ्रीका में जिसको हम बोलते हैं श्वेत जो हैं, तो उनका जो क्राइटेरिया है वो हमारे वजन के हिसाब से भिन्न है। यदि हम भारतीयों की बात करें जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, तो यदि हम देखते हैं तो नॉर्मल वेट को माना जाता है 18.9 से लेकर के और 22.9 BMI। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपके वजन और आपकी हाइट का एक रेशो है जो एक बहुत साधारण सा फॉर्मूला है, उसके आधार पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। यदि 18.9 से यदि आपका वजन कम है तो आप अंडर वेट की तरफ हैं, और यदि 23 के ऊपर यदि आप हैं और 23 से 25 तक का आपका यदि BMI है तो आप ओवरवेट की श्रेणी में आ जाते हैं, और यदि 25 से ऊपर ज़्यादा BMI आ रहा है तो आप ओबेसिटी की श्रेणी यानी कि फ्रैंक मोटापा जिसको हम बोलते हैं उसकी श्रेणी में आ जाते हैं। डॉक्टर पुनीत, जैसे एक आपने शब्द इस्तेमाल किया था फैट, ब्राउन फैट, वाइट फैट, ये जो फैट सेल्स हैं जैसा आपने कहा था कि एक बार शरीर के अंदर बन जाते हैं तो ये जाते तो नहीं है जी। पहली चीज़ तो मैं पूछना चाहूँगा कि जाते हैं या नहीं जाते, और अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे, क्योंकि ये देखा गया लोग चाहे ट्रीटमेंट लें चाहे एफर्ट करें, पर जैसे ध्यान छूटता है वापस वजन बढ़ने लग जाता है। तो क्या ये सेल्स रहते हैं या एक्सरसाइज से गायब हो जाते हैं और फिर आप खाते हो तो वापस बढ़ जाते हैं? देखिए, फैट सेल्स की एक बहुत ख़ास पिक्यूलरिटी होती है कि बलूनिंग जिसको बोलते हैं। जैसे गुब्बारे में हम पानी भरते हैं तो गुब्बारा फूलता चला जाता है, यदि उसमें से हम पानी वापस निकाल दें तो गुब्बारा छोटा और श्रिंक हो जाता है। इसी तरह से हमारा जो फैट सेल है उसमें क्षमता होती है ज़्यादा से ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट कर लेने की, और उसका साइज़ बढ़ जाता है। यदि आपके बॉडी में कैलोरिक बैलेंस पॉजिटिव है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में कैलोरी या भोजन आपके शरीर में पहुंच रहा है, तो वो अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट होकर और फैट सेल्स में डिपॉजिट हो जाता है। तो इन फैट सेल का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, और कुछ समय बाद फैट सेल मास यानी कि नए सेल्स भी विकसित होने की क्षमता रखते हैं, फैट सेल्स क्रिएट हो जाते हैं बॉडी में। ये मैंने इसीलिए पूछा कि लोग कहते हैं कि भाई मैंने एक बार डाइटिंग करके या किसी भी दवाई से या इलाज से वेट कम कर लिया, अब मेरे को चिंता नहीं है, और जहाँ ये चिंता छूटी तो वापस वजन बढ़ जाता है। जैसे डॉक्टर पुनीत ने कहा कि सेल्स तो रहते ही हैं, सेल्स बल्कि बढ़ भी सकते हैं अगर अपन ध्यान नहीं दे तो। डॉक्टर पुनीत, जैसे ओबेसिटी की बात में आपने क्राइटेरिया BMI का बताया कि कई जने बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, तो ये जो मोटापे में भी कोई श्रेणियाँ होती हैं क्या? जी, हमने जो बात करी उससे आगे बढ़ते हुए BMI 25 से ऊपर हम यदि मोटापे की बात करते हैं तो इसमें हम ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2 और ओबेसिटी क्लास 3 इस तरह से इनको हम परिभाषित कर सकते हैं। यदि BMI 27 तक है तो हम देख रहे हैं कि भाई ओबेसिटी क्लास 1 है। ओबेसिटी यदि BMI 30 तक आ गया है आपका तो हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी क्लास 2 है। यदि उससे ज़्यादा आ गया तो हम उसको बोलते हैं कि साहब ये ओबेसिटी क्लास 3 है। यदि BMI 35 से भी ज़्यादा हो गया तो उसको मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं, यानी कि ये एक गंभीर बीमारी के बराबर है, मॉर्बिड ओबेसिटी। तो इस तरह से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। BMI के अलावा भी कई आजकल मानक हैं जो जिससे मोटापे, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत मस्क्यूलर है, बिल्कुल, उसका वजन तो ज़्यादा है बट उसमें फैट परसेंटेज ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे कई सारे और भी मानक हैं जिनसे हम इन चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि व्यक्ति का वजन ही सिर्फ ज़्यादा है या इसमें फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। जिसके हम बात करें तो वेस्ट सरकमफ्रेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि आपके जब पेट की या कमर की जो नाप है उसका हम मानक मानते हैं 90 सेंटीमीटर आदमियों में और 80 सेंटीमीटर महिलाओं में। इससे यदि ज़्यादा है तो वो ये बताता है कि शायद विसरल फैट यानी कि एब्डोमेन में, आपके पेट में अंदर की तरफ जो है वो वसा ज़्यादा जमी हुई है, वो एक खराब द्योतक है। डॉक्टर पुनीत, जैसे आपने बात की कि पेट में, और इंडियंस के अंदर देखा जाता है कि सेंट्रल ओबेसिटी या पेट ज़्यादा होता है। कई जने होते हैं जिनका वेट इतना ज़्यादा नहीं है पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो वेट है
तो दो चीज़ें पूछना चाहूँगा मैं। एक तो ये आदमी है जिसका वेट ज़्यादा है, एक आदमी है जिसका वेट तो ज़्यादा नहीं है पर सेंट्रल ओबेसिटी है। दोनों में रिस्क फैक्टर्स में कोई फ़र्क है आपने क्या? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है ये, क्योंकि हमारे में इंडियंस को जो है वो कहा जाता है कि वी आर लीन ओबीस पीपल, यानी वजन कम होने के बावजूद भी जो वसा की जो परसेंटेज है बॉडी में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कॉकेजन पीपल। कॉकेजन से मेरा मतलब यहाँ पे श्वेत लोगों से है, जो कि अमेरिका और यूरोप के कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं। तो सेंट्रल ओबेसिटी जो है, यानी कि किसी व्यक्ति का बीएमआई बिल्कुल नॉर्मल है बट उसकी वेस्ट सरकमफ्रेंस बहुत ज़्यादा है और उसमें जो फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो वो भी जो है लीन ओबीस की कैटेगरी या श्रेणी में आता है। इसीलिए बीएमआई जो है वो एक शुरुआती मानक है, मगर इसके बाद यदि हम बात करें तो वेस्ट सरकमफ्रेंस, वेस्ट हिप रेशो, वेस्ट टू हाइट रेशो, दी स्किन फोल्ड थिकनेस। स्किन फोल्ड थिकनेस से मतलब है जैसे कि हमारी जो चमड़ी होती है, हम खुद ही हाथ लगा करके देखते रहते हैं गाल पे कि हमारे चर्बी चढ़ गई है क्या, या पेट पे चर्बी चढ़ गई है क्या, या हाथों पे चर्बी चढ़ गई है क्या। तो ये स्किन फोल्ड थिकनेस जो है ये हमको बताती है कि चमड़ी के नीचे फैट जमा हो गया है। इसके अलावा विसरल फैट जो कि सबसे डेंजरस होता है, जिसको सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं, यानी कि पेट ज़्यादा होना और पेट के अंदर एब्डोमिनल वॉल के अंदर जो है ऑर्गन्स, हमारे वाइटल ऑर्गन्स, उसके चारों ओर फैट जमा हो जाना, उसको हम आजकल असेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। और यदि विसरल फैट किसी में ज़्यादा है तो वो ओबेसिटी का मानक है। इसके अलावा यदि किसी भी व्यक्ति मेल में यदि फैट परसेंटेज 25% से ज़्यादा है तो वो एक ख़राब साइन है, वो ये दर्शाता है कि फैट परसेंटेज ज़्यादा है। एवं महिलाओं में यदि फैट परसेंटेज 30% ऑफ देयर वेट से ज़्यादा है, उनके वजन से 30% से ज़्यादा है, तो वो दर्शा रहा है कि फैट प्रतिशत ज़्यादा हो गया है। तो फैट परसेंटेज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम जो है लाइव है यूट्यूब पे, और आप कोई भी अपना सवाल जो है यूट्यूब से ज़रूर पूछ सकते हैं। एक सवाल अपने पास आया कि जो डाइट है उसमें फ़ास्ट फूड का, मैं चाहूँगा कि किसी ब्रांड का नहीं नाम लेके, फ़ास्ट फूड का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। कहा जाता है कि मतलब जो एक कहावत नॉर्मली जो डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई जितनी वाइट्स हैं उनसे अपन दूर रहो, चाहे मैदा है, चाहे चीनी है, चाहे नमक है। तो जो फास्ट फूड है उसका ओबेसिटी पे कितना इम्पोर्टेंट रोल है? देखिए, यदि हम बात करें कि ओबेसिटी भारतीयों में क्यों बढ़ी है, आपने प्रोग्राम के शुरुआत में कहा कि शुरू में बच्चे जो है मेल नरिश्ड होते थे, यानी कि अंडरवेट होते थे, पूरे वार्ड होते थे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स में मेल नरिश्ड चिल्ड्रन के, जो कि आजकल नहीं हैं। हाँ। तो इसके मुख्यतः दो कारण हैं। एक, एक्सेसिव फीडिंग, खाने पीने के जो आयाम हैं वो पिछले कुछ दशकों में काफ़ी बढ़ गए हैं। चाहे वो भारतीय खाना हो, चाहे वो विदेशी खाने हों, डिफरेंट टाइप के क्यूजीन्स हम देखते हैं। फास्ट फूड की जिसने आपने बात करी, फास्ट फूड की एक्सेसिबिलिटी जो है, पेय पदार्थ, शुगर्ड बेवरेजेस एंड फूड्स, हाई कैलोरी एंड बटर्ड एंड ऑयली फूड्स विद प्रिजर्वेटिव्स, ये बढ़ गए हैं। तो ये एक बैंक बैलेंस की तरह है हमारी बॉडी, हम कितना इसमें जमा कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सेसिव फीडिंग और ईटिंग, यू कैन से ईटिंग बिहेवियर। एंड सेकेंड इज़ हम कितना उसमें से खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर क्या है। तो यदि कैलोरी का एक्सपेंडिचर ही नहीं है बॉडी से, तो क्या होगा, जो भी हम कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे शरीर में वसा के रूप में जम जाएगी। तो ये दो कारण हैं। पिछले कुछ दशकों में जो फिज़िकल एक्टिविटी है, अडल्ट्स के अलावा हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी जो फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, उनका खेलना कूदना कम हो गया है, पढ़ाई का लोड ज़्यादा है, पढ़ाई कंप्यूटर पे है, सारे गेम्स कंप्यूटर और मोबाइल्स पे हैं, टीवी का चलन बढ़ गया है, देर रात तक जगना बढ़ गया है। ये सारे कॉमन कारण हैं जिससे कि एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो गया है। बिल्कुल सही बात कही कि जो कहते हैं ना गिव एंड टेक वाला जो सिस्टम है, अगर आप लेते ही लेते जाओगे तो डेफिनेटली आपका वज़न बढ़ेगा। और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और ये भी कहा जाता है कि भाई खाने का अधिकार उसी को है जो पचाना जानता है, जो पचाना नहीं जानता उसको। ये पुरानी कहावत है और बहुत हद तक बहुत सही लागू है। बिल्कुल सही है। एक बात आती है कि बहुत सारे ऐसे जने होते हैं जिनकी फैमिली ट्रेंड्स होते हैं कि ओबीज बेचारे कहता है कि मैं कुछ खाता भी नहीं हूँ, फिर भी जेनेटिकली कि साहब मेरे भाई भी मोटा है, बहन भी मोटी है, पेरेंट्स भी मोटे हैं। तो
क्या ये जेनेटिक भी होता है, और जेनेटिक होता है तो ऐसा कौन से जीन्स हैं जो कि तकलीफ दे सकते हैं? देखिए, आपने बहुत सही पूछा। ये बहुत कॉमन सवाल है कि साहब मैं कुछ नहीं खाता हूँ फिर भी मेरा वज़न क्यों बढ़ रहा है डॉक्टर साहब। तो ये हमारे शरीर की बनावट पर निर्भर करता है। हमारे जीन्स कैसे हैं, हमारा डाइजेशन कैसा है, हमारे लिवर के, हमारे पैनक्रियास के, हमारे हार्मोन्स के फंक्शन कैसे हैं, कहीं हमें और कोई बीमारी तो नहीं है जो कि हमारे वज़न को बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन कर रही है। हम देखते हैं फैमिलीज़ में ओबेसिटी रन कर रही है, फैमिलीज़ में हार्मोनल प्रॉब्लम्स रन कर रही है। कुछ लोग बहुत कुछ खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, घी की चीज़ें भी खा रहे हैं, फिर भी पतले दुबले के दुबले बने हुए। बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये एक चीज़ होती है जो कि ये बताती है कि हमारा शरीर कितना फूड को एज एनर्जी एक्सपेंडिचर यूज़ कर रहा है। एक तरह से देखें तो कार होती है, उसका एवरेज कितना आ रहा है, कितना पेट्रोल या ईंधन का वो इस्तेमाल कर रही है, वही हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारे शरीर में ये दर्शाती है कि हम ईंधन का इस्तेमाल कितना करें। यदि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, विच इज़ जेनेटिकली डिटरमिन्ड, विच इज़ डिटरमिनेंट बाय एक्सटर्नल थिंग्स लाइक हमारी एक्सरसाइज हम कितनी कर रहे हैं, उससे हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिटरमिन होती है। तो उसकी वजह से हम यदि कम कैलोरी खा रहे हैं फिर भी हम कम ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो बाकी ईंधन हमने खाया है या कंज्यूम किया है वो वसा के रूप में हमारे शरीर में जमेगा। बिल्कुल सही बात है कि आप खाते हो तभी वेट बढ़ता है, ये बेसिक फंडामेंटल है। पर एक चीज़ बताऊं कि आजकल चेकअप्स सब जने कराते हैं, और अच्छी भी बात है कि रेगुलर चेकअप कराते हैं तो अर्ली डिटेक्शन होते हैं। पर जितने ओबीस जने होते हैं वो अपनी एक थायराइड की रिपोर्ट देखते हैं, और थायराइड में थोड़ा सा भी अगर TSH बढ़ा हुआ दिख जाता है उनको तो सारा ठीक रहा कहते हैं, थायराइड पे फोड़ देते हैं कि मेरे तो थायराइड की वजह से जो है बेसिकली वेट बढ़ा हुआ है। तो वेट के अंदर ये छोटी मोटी जो थायराइड की वेरिएशंस होते हैं, या थायराइड की डिजीज़, हाइपोथायराइडिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, कितना रोल है? जो लोग कहते हैं कि नहीं मेरा तो वज़न केवल थायराइड की वजह से। जैसे हमने भी बात करी कि हार्मोनल चेंजेस को भी हमने मेंशन किया, तो उसमें सबसे कॉमन जो बीमारी है वो थायराइड डिसऑर्डर है। उसमें भी हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड ग्रंथि से हार्मोन का बनना कम होने लगा है। ये बीमारी भी काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ दशकों में बढ़ गई है, और उसका एक कारण ऑटो इम्यूनिटी या एंडोक्राइन डिसरप्टर्स जिसको हम बोलते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में हार्मोन्स का बनना जो है कम हो गया है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। डिस्पाइट कि हम नमक, जो कि पहले बहुत नॉन आयोडिनाइज नमक खाते थे, उसकी वजह से होता था ये, बट अब बढ़ गई है डिस्पाइट आयोडाइज्ड नमक। अधिकांश लोगों में सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है, यानी कि थोड़ा सा TSH एक हार्मोन होता है थायराइड ग्रंथि के जो संबंधित होता है, वो बढ़ावा मिलता है, मगर इसकी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है। इसकी वजह से कोई भी अत्यधिक वजन नहीं बढ़ सकता है, मगर एक अवधारणा है कि जरा सा भी उसमें रिपोर्ट 0.12 या 1-2 भी दिख जाए आगे तो लोग सोचते हैं कि सारा ठीक रहा है थायराइड की वजह से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओबेसिटी के सबसे कॉमन कारण जो हैं वो कैलोरी कंजम्पशन एंड कैलोरी एक्सपेंडिचर है। उसके अलावा हमारी जीवन शैली, जिसमें कि हमारे, आप ये मान लें कि चाहे हमारा जेनेटिक मेकअप भी उसमें है, चाहे हमारे सोने का, हमारे उठने बैठने का, हमारा आचरण कैसा है, हम साइकिल से कितना चल रहे हैं, हम सीढ़ी कितनी चढ़ रहे हैं, हम बैठे कैसे हैं, हम पूरे समय लेटे ही तो नहीं रहते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा हम देखें कोई जने दवा खा रहे हैं, जैसे कुछ लोग स्टेरॉइड्स खाते हैं, वेट बढ़ जाता है। हार्मोनल प्रॉब्लम में थायराइड है, या आप समझें कि कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है या ग्रोथ हार्मोन है, वो यदि अत्यधिक हो गया है तो बहुत कम मात्रा में होते हैं। मेजॉरिटी इट्स अ लाइफ स्टाइल डिजीज। जैसा कि आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। जीन्स हमारे 50 साल पहले भी अधिकांश यही थे, अभी भी यही हैं। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर पुनीत, जैसे आपने बात की डाइट की, पर डाइट का मान लो कैलोरीज भी हैं, मैं कहता हूँ कि मान लो 2000 कैलोरी कंज्यूम करता है एक आदमी, पर आज की जो लाइफ स्टाइल है, ये यूट्यूब पे अभी अपने पास प्रश्न में आया, ये इसके अंदर टाइम की कितनी वैल्यू है? जैसे कहा जाता है भाई आप अच्छा नाश्ता लें, लंच ठीक ठाक लें और डिनर बिल्कुल हल्का लें, और ये रिवर्सल है। आदमी क्या दिन भर तो शेर जैसे भागता रहता है और फिर रात को आके खा के सो जाता है। तो जो नाइट का जो हैवी डिनर है, इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है ओबेसिटी में? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। फूड के ऊपर 2 चीज़ हैं, एक तो क्वांटिटी, दूसरा कंपोजिशन ऑफ फूड, एंड तीसरा टाइमिंग ऑफ द फूड।
तो क्वांटिटी हम देखते हैं कि हम ज़्यादा खाएंगे तो कैलोरी एक्सेस जाएगी ही जाएगी। सेकेंड थिंग इज़ कंपोजिशन ऑफ द फूड। कंपोजिशन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके अलावा माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट में आपके विटामिन, मिनरल्स, आपका लिक्विड इनटेक, वाटर इनटेक, ये सब चीज़ आती है। तो क्वांटिटी हमको कम रखनी है, हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुपात में रखनी है। इसीलिए कैलोरी कैलकुलेशन होता है, किस व्यक्ति को कितनी कैलोरी, एक लेबरर है उसको कैलोरी ज़्यादा चाहिए, एक ऑफिस वाले काम करने वाले को कैलोरी कम चाहिए। इसी तरह उम्र के अनुसार भी ये डिपेंड करता है। दूसरा रहा कंपोजिशन। कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो एक आइडियल कंपोजिशन खाने का इस तरह से रहता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो 50 से 55%, प्रोटीन जो है वो 10 से 15 या 20% तक भी हम ले सकते हैं, और रेस्ट कैलोरी जो है वो हम फैट से ऑब्टेन करें। तो ये एक आइडियल सा कंपोजिशन है फूड का। थर्ड कंपोनेंट है वो है टाइमिंग ऑफ द फूड। हमारे को खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके खाना चाहिए। एक साथ खाने से फूड की डंपिंग होती है और जो एक्स्ट्रा कैलोरी हमारे सर्कुलेशन में पहुंचती है वो थोड़े समय में ही वसा के रूप में स्टोर हो जाती है। इसीलिए सुबह नाश्ता, उसके बाद दिन में खाना, फिर शाम का हल्का सा नाश्ता और रात का खाना। हम रात का खाना यदि दिन भर में एक बार खाना खाएंगे और रात में खाना खा करके सो जाएंगे तो सोने के बाद हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो एकदम गिर जाती है। कैलोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो एक्स्ट्रा कैलोरी आपने उस वक्त कंज्यूम करी वो किसी काम नहीं आ रही है, तो वो अल्टीमेटली फैट के रूप में स्टोर हो जाएगी। अब बात आ जाती है कि वैसे तो सभी को पता है कि ओबेसिटी की वजह से, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, सांस की तकलीफ़ है, हर ओबीस जने को तकलीफ़ रहती है। बट आजकल जो रिसेंटली देखा गया वो है लिवर प्रॉब्लम। और अब तक दिमाग में लोगों के रहता था कि भाई लिवर की प्रॉब्लम जो है मेनली हेपेटाइटिस वायरस की वजह से हो रही है या अल्कोहल की वजह से देखी जाती थी, पर आजकल उसको, या किडनी डिजीज़ भी काफ़ी, मेजॉरिटी को लाइफस्टाइल से या ओबेसिटी से या मेटाबॉलिक, जिसको अपन कंपोनेंट में बोलते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, ओबेसिटी के यदि दुष्प्रभाव की यदि हम बात करें तो ये 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। पहला मैकेनिकल, ज़्यादा वजन है, हमारी पीठ दुख रही है, हमारे घुटने दुख रहे हैं, हमारे हाथ पैर दुख रहे हैं, जैसे कि जैसे उम्र बढ़ती जा रही है ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने खराब हो गए, रीढ़ की हड्डी, डिस्क सरक गई, ये हैं मैकेनिकल प्रॉब्लम्स। दूसरी हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स, और उनमें हमने नाम लिया सबसे पहले डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का, तीसरा हमने लिया हार्ट डिजीज़ या पैरालिटिक अटैक्स या स्ट्रोक का, चौथा हमने नाम लिया लिवर डिजीज़, फैटी लिवर जिसको कहते हैं। आजकल आम जनता भी इससे बहुत ज़्यादा अवेयर है कि हमारे को फैटी लिवर है, टेस्ट करा रहे हैं, उसमें लिवर में गड़बड़ आ रही है, सोनोग्राफी में फैटी लिवर। यदि हमारे लिवर में 5% से ज़्यादा फैट जमा हो गया है तो फैटी लिवर की श्रेणी में आ जाता है। उसकी भी अलग अलग कैटेगरी सीवियरिटी हैं, फैटी लिवर स्टेज 1, 2, 3 और 4। और ये फैट अत्यधिक जमा होने से लिवर को डैमेज होना शुरू हो जाता है और अंततः लिवर फेल भी हो सकता है, जिसको कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ एंड फेलियर कहते हैं, सिरोसिस भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, क्योंकि लिवर जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रंट उठाता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स में। तो वसा जो है हमारे लिवर में, किडनी में, पैनक्रियास में और हार्ट में, ये सॉलिड ऑर्गन्स जो हैं इनमें भी जमा हो जाती है। रही बात 5वें नंबर पे किडनी डिजीजेज, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर्स। बिल्कुल, ओबेसिटी या मोटापा जो है उनमें कैंसर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वेट पीपल। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि ये जो लिवर की डिजीज़ या कैंसर्स हैं, बहुत सारे कैंसर्स का डायरेक्ट कोरिलेशन जो है वो ओबेसिटी से ही माना जाता है। अब बात आती है, एक बार व्यक्ति ओबीज हो गया, अब वो नेचुरली वो चाहेगा कि किसी तरीके से मैं ठीक हूँ, और ठीक होने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो प्राइमरी है ही कि वो एक्सरसाइज करे। पर कई बार इस लेवल पे ओबेसिटी हो जाती है, जिसको आपने बताया, जैसे मॉर्बिड ओबेसिटी हो जाती है कि वो फिज़िकल एक्टिविटी इतना कर नहीं पाता, उसके जॉइंट्स ख़राब हो गए, अब और तकलीफ़ें होने लग गई। तो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस में और क्या क्या है? व्यक्ति को लगता है कि अगर मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, एक बार किसी तरीके से वज़न अगर मेरा कम हो जाए तो मैं आगे उसको मेंटेन कर लूँगा। तो ट्रीटमेंट में बिसाइड्स लाइफस्टाइल चेंज, जो कि बेसिक है, भले आपका वेट कम किसी भी तरीके से हो जाए, आपको उसको तो रखना ही रखना है, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस मिलने लग गए हैं आजकल ओबेसिटी के अंदर ट्रीटमेंट? आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा कि मोटापा एक बार यदि हो गया है किसी को
तो वो कम भी करना चाहे तो कैसे कम करे? बहुत मुश्किल हो जाती है। सबसे पहला काम है मोटिवेशन एंड काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट। उनको ये समझाना कि ये कम हो सकता है, कैसे कम किया जाएगा, क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, आपने नहीं किया था। डाइट इज़ नंबर 1, जहाँ पे आपको कैलोरी कट डाउन करना भी आवश्यक हो जाता है, और साथ में ये देखना भी ज़रूरी है कि कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज ना हो। दूसरा एक्सरसाइज, मगर ओल्ड एज है, कोई लिमिटेशन है, घुटनों में दर्द है, स्पाइन में है या ओल्ड एज है, आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप दौड़ लगाइए। बिल्कुल। तो एक लिमिटेड एक्सरसाइज विच इज़ टेलर्ड, यानी कि उस व्यक्ति के अनुरूप उसको बताया जाए कि आप क्या एक्सरसाइज करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद बारी आती है कि कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से मोटा, तो उसमें हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं या और कोई दवाइयाँ इस तरह की तो नहीं चल रही हैं, कुछ डायबिटीज़ की दवाइयाँ, बीपी की दवाइयाँ, कोई सांस की दवाइयाँ, कोई इस तरह की होती हैं जिनसे कि वेट बढ़ जाता है। बिल्कुल, वो देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आजकल दवाइयाँ आती हैं जो कि मोटापे को कम कर सकती हैं, फैट को जला सकती हैं। पिछले कुछ दशकों से ऐसी कुछ दवाइयाँ आईं, उनमें से कुछ रहीं, कुछ बाद में डिसकंटिन्यू हुई, और अभी भी पिछले हम देख रहे हैं, पिछले 5 साल में हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में धूम है ऐसी दवाइयों की जो जिनसे कि वेट कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अपन ट्रेड नेम तो नहीं, पर हाँ बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे कि वेट कम होता है। जी हाँ, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड एंड अप्रूव्ड दवाइयाँ हैं। उसके बाद इनका इस्तेमाल होता है, मेडिकल सुपरविजन में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, खास कर की क्लास 2 और 3 ओबेसिटी या मॉर्बिड ओबेसिटी में, जिसमें BMI 27 से ज़्यादा हो, और यदि किसी को कोई बीमारी हो जो कि मोटापे से संबंधित हो, या फिर आपका BMI 30 से ज़्यादा हो, तो आप मेडिकल सुपरविजन में इन दवाइयों से अपना वजन कम कर सकते हैं। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप ये दवाइयाँ बंद करेंगे लाइफस्टाइल तो आपका वजन वापस बढ़ने की तरफ अग्रसर हो सकता है। इसलिए डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ दी प्राइमरी थिंग, यानी कि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी वजह से आप अपना वजन कम कर सकते हैं और कम होने के बाद उसको कम रख सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जिसकी हम बात करें वो है बेरियाट्रिक सर्जरी। बिल्कुल सही बात की डॉक्टर पुनीत ने कि जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अंदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो लाइफस्टाइल को ही ठीक करना पड़ेगा, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, और कोई अगर कारण है तो उसको भी अपन को ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे दवाइयों की बात की तो दवाइयाँ भी आप ये नहीं कि आपने सुना देखा तो आप जाके डायरेक्टली ले लिया, आप अपने डॉक्टर से मिलें, गाइडेंस लें उससे, और आपको लगता है डॉक्टर सजेस्ट करता है तो आप दवाई लें। पर दवाई लेने के बाद भी या उसके साथ भी आपको लाइफस्टाइल को टोटल चेंज करना पड़ेगा। और जैसे डॉक्टर पुनीत ने बताया कि लास्ट जो ऑप्शन बेरियाट्रिक सर्जरी का है, अगर बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी आपने अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं की तो 90% लोगों का वापस वेट बढ़ जाता है। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, बैड लाइफस्टाइल की वजह से हुई है, और आप अगर अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं जिसमें डाइट, एक्सरसाइज एंड जो ये स्लीपिंग पैटर्न या जिसके बताया, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप मोटापे से दूर रहेंगे। डॉक्टर पुनीत आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।